डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो सकता है वहां पे OH लगा देंगे। रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड बट Br2 के साथ अगर आप CH2 लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं तो वो इलेक्ट्रोफिल जनरेट करने में हमारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। SN1 SN2 में से हमने कौन सी ओपन की थी? SN2। और SN2 हमने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की लेकिन अल्काइल हैलाइड में क्राउडिंग होने की वजह से SN2 बैक पे चली गई, SN2 नहीं होगी। कुछ केसेज में ऑर्थो वाला भी मेजर हो जाता है अगर वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो। नेक्स्ट सेशन हमारा है रैपिड रिवीजन के अंदर अल्कोहल फिनॉल ईथर। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आपको एक सबस्ट्रेट दिया गया है, आपको इसका रिडक्शन कराना है और रिडक्शन कराने के लिए बेटा हमें क्या दिया है? NaBH4 दिया है और साथ में क्या दिया है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि NaBH4 किस किस का रिडक्शन करेगा और LiAlH4 किस किस का रिडक्शन करेगा। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि NaBH4 जो है बेटा एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देता है, कीटोन का भी कर देता है और किसका करता है? एसिड हैलाइड का। इसके अलावा 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में क्या विचार है? ये किस किस का रिडक्शन करता है बेटा? एल्डिहाइड का करेगा, कीटोन का कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कर देता है, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। इसके डेरिवेटिव यानी कि कौन कौन आ जाएंगे डेरिवेटिव में? एसिड हैलाइड भी आ जाएगा, ईस्टर भी आ जाएगा, अमाइड भी आ जाएगा, एनहाइड्राइड भी आ जाएगा। ठीक है, साथ में साइनाइड का भी कर देता है। अरे बोलो, साइनाइड का भी कर देता है, आइसोसाइनाइड का भी करता है, इपॉक्सी का भी करता है। इन सब का रिडक्शन ही करता है। अब मुद्दे की बात यह है कि C डबल बॉन्ड C के बारे में क्या विचार है, क्योंकि हमारे गिवन सबस्ट्रेट में बेटा कीटोन है और ईस्टर है, इसके अलावा क्या है? C डबल बॉन्ड C। तो बेटा C डबल बॉन्ड C के बारे में कॉन्सेप्ट लिखाया था हमने नोट्स के अंदर आप लोगों को कि NaBH4 and LiAlH4 does not affect C डबल बॉन्ड C। इनका रिडक्शन नहीं करते थे। एक स्पेशल केस था, एक स्पेशल कंडीशन थी। क्या? अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपको दे रखा हो एंड एराइल ग्रुप प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन, then C double bond C can be reduced with lithium aluminium hydride। तो नोट्स में लिखा हुआ है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड C डबल बॉन्ड C का रिडक्शन नहीं करते, लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी है। क्या है स्पेशल कैटेगरी? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए और एराइल ग्रुप प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन। अगर ये सिचुएशन बन जाती है तो वहां पे प्रेजेंट C डबल बॉन्ड C को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। क्वेश्चन पे लौटते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हमने पूछा कीटोन का रिडक्शन करोगे? बोला यस, एल्डिहाइड कीटोन का करता हूं। हमने कहा COO और ये क्या है बेटा? R ईस्टर, क्या आप इसका भी करेंगे? बोला यस, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके
डेरिवेटिव का भी करता हूं। हमने कहा क्या सी डबल बॉन्ड सी का करेंगे, बोला ऑर्डिनरी अप्रोच तो ये है कि मैं सी डबल बॉन्ड सी का रिडक्शन नहीं करता हूं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है, देखिएगा कीटोन के पास वाला अल्फा नेक्स्ट बीटा और बीटा पोजीशन पे एराइल ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप। अरे बोलो। तो बोला कि डेफिनेटली मैं इस डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन कर सकता हूं। अरे बोलो, बताइए। एल्कीन के रिडक्शन में कितने एच यूज होंगे? दो। एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन में भी दो। कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव का रिडक्शन होता है, कंप्लीट रिडक्शन होता है तो चार। चार एच का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? दो इसको, एक इसको, एक इसको। आंसर बताइए। ओ एच हो जाएगा ये, ओ एच हो जाएगा। एक दो तीन कार्बन पे ओ एच, एक दो तीन कार्बन पे ओ एच। और बेटा ये भी रिड्यूस हो जाएगा पीएच। और यहां पे क्या आ जाएगा बीच में? ओ एच। क्यों? इसका रिडक्शन कर दिया, इसका कर दिया, इसका क्यों? अब आते हैं हम लोग NaBH4 के पास। NaBH4 से हमने पूछा कि तुम क्या कर सकते हो, तो इन्होंने बोला कि सी डबल बॉन्ड सी मेरी रेंज से बाहर है, ईस्टर भी इसकी रेंज से बाहर है, तो ओनली किसका रिडक्शन करेगा? कीटोन का रिडक्शन करेगा। हमने कहा था हम क्वेश्चन फॉर्मेट में ही चैप्टर को रिवाइज करेंगे। पीएच डबल बॉन्ड OH। कीटोन का तो कर देगा। कीटोन के रिडक्शन में कितने एच लगेंगे? दो। क्या यही आंसर आएगा? एक बार आंसर मैच कर लेना। ठीक है क्या? ऑप्शन में ढूंढिएगा कौन सा ऑप्शन है, सही बोलना। ऑप्शन गलत ढूंढोगे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। ए और बी चेक करना, पहले ए चेक करना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला ए है। कंफर्म है? ये क्या होगा आपका? ए। और ये? श्योर? मिला के देखने की जरूरत है क्या बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस कंपाउंड की रिएक्शन जेड एंड डस्ट के साथ करानी है। ये रिएक्शन हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में भी हमने कराई थी। आप बताइए क्या आपको विस डाई हैलाइड दिया गया है? और विस डाई हैलाइड के सामने क्या दे रखा है? जेड। दो हेलोजन है बेटा, एक इस कार्बन पे हेलोजन लगा है, एक इस पे। दो हेलोजन एडजेसेंट पोजीशन पे लगे होते हैं तो क्या बोलते हैं? विस डाई हैलाइड। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि विस डाई हैलाइड की रिएक्शन, विस डाई हैलाइड की रिएक्शन जेडन के साथ में कराई जाए या फिर NaI एसीटोन के साथ कराई जाए। तो बोलो क्या काम करना था? रिमूव बोथ हेलोजन, रिमूव बोथ हेलोजन एंड मेक ए पाई बॉन्ड। क्या बेटा यही कॉन्सेप्ट होता था? तो दोनों हेलोजन को रिमूव करके क्या बनाना है? पाई बनाना है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं। CH3 CH CH3 CHBr CH2Br। बताइए। दोनों हेलोजन को रिमूव कर देंगे बेटा, -ZnBr2, और क्या बना देंगे? एक पाई। बताइए। CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आगे क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर? आगे कहा गया है कि जो एल्कीन बन के आएगी
उसकी रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट से करानी है, HgOAc का होल ट्वाइस H2O NaBH4। किसकी कंडीशन दी गई है बेटा? हाँ, फड़फड़ाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधा आंसर आ जाता है। OMDM की कंडीशन दे रखी है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या काम करते हैं? डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो सकता है वहां पे OH लगा देंगे। ये वाटर एडिशन का एक तरीका है। HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या फंडा लिखा रखा है दोनों का? OMDM का फंडा तो ये है कि OH माइनस को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैच करो जहां पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है। HBO का केस है तो H माइनस को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैच करते हैं जहां पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है। फिलहाल बताइए, OMDM कराने जा रहे हैं आप। OMDM के लिए HgOAc का होल ट्वाइस आपको दे रखा है, H2O दे रखा है, NaBH4 दे रखा है। ठीक है भाई, बताइए। सारी चीजें आपको दे रखी हैं। ये कंडीशन कंप्लीटली किसकी है? OMDM की। क्या काम करना है? OH माइनस को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैच करना है जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। पॉजिटिव यहीं पे ज्यादा स्टेबल आएगा तो यहाँ OH लगेगा। ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव कहाँ पे स्टेबल बन सकता है। यहाँ OH लगा दीजिएगा और यहाँ H लगा दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्यों भाई, ऑप्शन में है क्या कहीं? फर्स्ट ऑप्शन है, ये आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When ethyl alcohol treated with concentrate H2SO4, इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराई जा रही है, ठीक है, at 443 Kelvin and 413 Kelvin, then what product are formed respectively? क्वेश्चन सीधी सी बात है, एल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ कराई जा रही है और अलग अलग टेम्परेचर रेंज में कराई जा रही है। तो डेटाबेस क्वेश्चन है, टेम्परेचर रेंज का आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा एलिमिनेशन होने के चांस उतने ज्यादा होंगे। आइए, क्या क्या दिया गया है बेटा हमें? इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल क्लास नोट्स में भी करा रखा है ये क्वेश्चन, मेरे हिसाब से होगा कंफर्म। 4H+ दे रखा है, 443 केल्विन टेम्परेचर, H+ दे रखा है 413 केल्विन टेम्परेचर। बताइए। हाँ, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, एल्कोहल के सामने एसिड है और टेम्परेचर ज्यादा दे रखा है, यहाँ टेम्परेचर कम दे रखा है, तो एल्कोहल के सामने एसिड दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, तो मेनली क्या होगा? डिहाइड्रेशन। और अगर इसमें से मैं डिहाइड्रेशन करा देता हूं तो बेटा एल्कीन बन जाएगी। अरे बोलो। और एल्कोहल का डिहाइड्रेशन मेनली कौन सी मैकेनिज्म से होता है? E1। कुछ केसेज में E2 भी लगती है बट मेनली E1। अगर टेम्परेचर आपने कम दिया तो क्या होगा बेटा? तो क्या होगा? इस तरीके से इसके दो मॉलिक्यूल मिलेंगे और यहां से हम वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे और ईथर बना देंगे, क्योंकि इसमें इससे अगर जो एल्कीन बनाई जा रही है वो स्टेबल नहीं बन रही। आप देखो जरा, ये जो एल्कीन बनी है उसके पास एक भी अल्फा एच नहीं है। अरे बोलो। तो इस प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो काफी कम है। तो ये प्रोडक्ट तभी फॉर्म हो सकता है जब टेम्परेचर ज्यादा रखा जाए। अगर टेम्परेचर कम रखेंगे तो फिर ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, उसकी जगह आपके सामने क्या बन के आएगा? ईथर बन के आएगा। कौन सी मैकेनिज्म से है ये? SN2। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 413 केल्विन पे कराई जाती है और डिहाइड्रेशन होता है, तो बताइए वो कौन सी मैकेनिज्म हुई होगी? SN2 मैकेनिज्म हुई होगी। आप चाहें तो इसकी SN2 मैकेनिज्म का आइडिया भी ले सकते हैं। SN2 किस तरीके से हुई होगी? बेटा जरा देखो, CH3CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल का पहला मॉलिक्यूल रिएक्ट किया जा रहा है किसके साथ?
कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 अपना H प्लस आयन देगा और बेटा वो H प्लस आयन OH के लॉन पेयर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से OH पुअर लिविंग ग्रुप से किस में चेंज हो जाएगा बेटा? गुड लिविंग में। पुअर लिविंग से किस में चेंज हो जाएगा? गुड लिविंग में। मोरियन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है तो इसके बाहर जाने की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग है इस समय। अरे बोलो, तो इस समय ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है। अब इसकी रिएक्शन अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करा दीजिएगा। इथाइल अल्कोहल का सेकंड मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, लिविंग ग्रुप को बाहर कर दे, दैट इज कॉल्ड SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे बोलो, तो बताइए अगर ऐसा होता है तो क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2, ये लॉन पेयर देखिए अटैक करेगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा CH2 CH3। मोरियन पे पॉजिटिव अनस्टेबल, किसको सेक्रीफाई करेंगे? H प्लस को बाहर निकाल देंगे। आंसर कॉल कीजिएगा CH3 CH2O CH2 CH3। तो ओवरऑल इस प्रोसेस में भी H2 एज ए लिविंग ग्रुप बाहर गया है या? अरे H2O बाहर गया है ना? तो बताइए डिहाइड्रेशन हुआ है क्या? तो कौन सी मैकेनिज्म से हुआ है? SN2 मैकेनिज्म से हुआ है। अरे बोलो, वैसे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन मेनली इवन मैकेनिज्म से होता है, बट ये एक स्पेशल केस है जहां इथाइल अल्कोहल को अगर टेम्परेचर आप कम देंगे तो फिर वो अपना डिहाइड्रेशन SN2 से करना पसंद करेगा। रीजन बिहाइंड, इथाइल अल्कोहल पे इवन E2 लगा करके अगर आप एल्कीन बनाएंगे तो वो एल्कीन लेस स्टेबल बनेगी। तो इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होने की वजह से इस प्रोडक्ट के बनने के चांस कम होते हैं। फिर भी अगर ये प्रोडक्ट बनाना है तो आपको टेम्परेचर की रेंज ज्यादा रखनी पड़ेगी। अरे बोलो, ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है, आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंडीशन डज नॉट होल्ड गुड विद फिनॉल? पहले अच्छे से पढ़ लेना। डज नॉट पूछा है कि फिनॉल की ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो प्रेफर नहीं की जाए, ठीक है? किस रिएक्शन को आप प्रेफर नहीं करेंगे ये आपको बताना है। बताइए, OH का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस M माइनस साइन। प्लस M की वजह से OH रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, रिंग को एक्टिवेट करता है, किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो फिनॉल की भी कोर रिएक्शन के अंदर ESR आती है। फिनॉल की ESR के एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? कौन कौन से? हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, राइमर टीमान रिएक्शन। और फिनॉल की जो कपलिंग रिएक्शन हमने कराई थी, फिनॉल की BDC के साथ जो कपलिंग रिएक्शन कराई थी, वो भी किसका एग्जाम्पल है? ESR का ही एग्जाम्पल है। फिनॉल की कोर रिएक्शंस में आता है ये। बताइए, OH का प्लस M होने की वजह से वो रिंग को एक्टिवेट करेगा, तो डेफिनेटली रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल। तो हम क्या कराना चाहेंगे? ESR। लेकिन यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफाइल हम किससे जनरेट करेंगे? Br2 से, और वहां पे सॉल्वेंट कौन लिया है? कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये सॉल्वेंट जो है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हमारी कोई मदद नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल बन तो जाएगा बट उसका फॉर्मेशन लेस अमाउंट में होगा, लेस फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अरे बोलो, रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड बट Br2 के साथ अगर आप CH2 लेते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, तो वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हमारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कंपैरेटिवली कम होगा। बताइए, कमिंग इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा? प्लस M वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं बेटा, ऑर्थो मेटा पैरा, ये पैरा, ऑर्थो, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, दो ऑर्थो और एक पैरा। मेरी ओर से रिंग इतनी एक्टिवेटेड है कि आप तीनों पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कम क्वांटिटी में हो रहा है, तो या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। बोलिएगा, अरे बोलो, एक ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे। तो क्या वो सही कह रहा है? बस ये करेक्ट दे रखा है उसने भाई। और जनरली पैरा वाला ही मेजर होता है क्योंकि पैरा वाले पे क्राउडिंग कम होती है। सेकंड, Br2 प्लस H2 लिया गया है,
तो H2O Br2 की हेल्प करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन फास्ट होगा। अरे बोलो, मोर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। रिंग तो ऑलरेडी क्या है, एक्टिवेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो ऑर्थो और एक पैरा, तीनों पोजीशन को एक साथ ऑक्यूपाई किया जा सकता है। दो ऑर्थो एक पैरा, तीनों पे ESR करा दी गई, जिससे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, जिसको फिनॉल के टेस्ट में भी काम में लिया जाता है। तो पहला भी करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है, ये इसका आंसर नहीं है, करेक्ट है। ठीक है ना। तीसरा बताइए। डाइल्यूटेशन NO3 दिया है, तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन तो कम होगा थोड़ा सा, ये बात माननी पड़ेगी आपको। अरे बोलो, रिंग हाईली एक्टिवेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो OH का +M -I, तो +M की वजह से ये क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे, और यहाँ कहाँ भेज रखा है उसने, मेटा पे। तो क्या ये तो गलत कर रहा है वो, यस, ये इनकरेक्ट है भाई। क्यों, इससे अगले पे आइए। बस इनकरेक्ट ही पूछा था वैसे उसने, कि कौन सा हम प्रेफर नहीं करेंगे, इस प्रोडक्ट को बनाना हम प्रेफर नहीं करेंगे। इससे अगला फिर भी चेक कर लीजिएगा। कंसंट्रेट H2SO4 दिया है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा SO3, सल्फोनेशन कराने जा रहा है। अरे बोलो, इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा, SO3, बट अटैच क्या होता है, SO3H। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है OH। कमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जा सकता है और पैरा पे, एक ऑर्थो पे चला गया और एक पैरा पे, ऐसा हो सकता है, गलत तो नहीं गया वो। अरे बोलो, गलत तो नहीं बोल सकते ना, इसको मेटा पे थोड़ी ना गया, ऑर्थो पैरा पे तो गया, जा सकता है। आइए आगे कहा गया कि इसका नाइट्रेशन कराया गया, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल वापस भेजा गया। तो बताइए कमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, केवल ये वाली ऑर्थो वैकेंट है, ये दोनों पैरा तो ब्लॉक है, सॉरी ये ऑर्थो वैकेंट है, पैरा ब्लॉक है, और ये वाली ऑर्थो ब्लॉक है। एक ऑर्थो और एक पैरा तो ब्लॉक है, एक ऑर्थो वैकेंट है। तो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल को इस ऑर्थो पे जाना चाहिए। अरे बोलो, लेकिन मैंने आपको बताया था बेटा, ESR में H हटा के इलेक्ट्रोफाइल नहीं लगता है, H भी हट जाता है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप भी हट जाता है, SO3H भी हट जाता है। तो ये SO3H भी हटेगा, इसकी जगह NO2 लगेगा, इसकी जगह NO2 लगेगा, एक यहाँ NO2 लगेगा, 3 NO2 लगेंगे। बिल्कुल सही बोल रहा है, करेक्ट। अरे बोलो, तो एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बेटा, अगर एनिलीन आपको दे रखा हो, NH2 या OH, एनिलीन या फिनॉल आपको दे रखा है, और उसकी पैरा पोजीशन पे H है, तो उसको भी हटा के इलेक्ट्रोफाइल लगाया जा सकता है। SO3H है, तो उसको भी हटा के इलेक्ट्रोफाइल लगाया जा सकता है। टर्शरी ब्यूटाइल लिखा हुआ है, इसको भी हटा करके इलेक्ट्रोफाइल लगाया जा सकता है। कैन बी रिप्लेस बाय इलेक्ट्रोफाइल। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रोफाइल भेजता हूं, तो वो इलेक्ट्रोफाइल इन पोजीशंस पे, पैरा पोजीशन से पैरा पोजीशन से SO3H को भी रिप्लेस कर सकता है, टर्शरी ब्यूटाइल को भी रिप्लेस कर सकता है, H को भी हटा सकता है और इलेक्ट्रोफाइल लगा देगा। तो ESR में क्या क्या हटाया जा सकता है, H भी हटाया जा सकता है, SO3H भी हटता है, और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप भी हटता है। तो ESR के बारे में बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि केवल H हटा के इलेक्ट्रोफाइल लगाना होता है। H भी हटाया जा सकता है, SO3H भी हटाया जा सकता है, और टर्शरी ब्यूटाइल भी हटाया जा सकता है। अरे बोलो, तो जब मैं इसका नाइट्रेशन कराऊंगा, तो पैरा से इस SO3H को भी उड़ा दूंगा, इसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल लगा दूंगा, इस ऑर्थो से SO3H को हटा दूंगा, इसकी जगह भी इलेक्ट्रोफाइल लगा दूंगा, और ये वाला तो वैकेंट है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रोफाइल लगा दूंगा H को रिप्लेस करके। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था ना, क्या आंसर आएगा बेटा, थर्ड। अच्छा, ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, ओनली थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बेटा। दोनों कॉलम को मैच करना है। बताइए, फिनॉल की रिएक्शन Zn के साथ कराएंगे, तो Zn बाहर हो जाएगा,
और क्या बनेगा? बेंजीन। अरे बोलो। फिनॉल का ऑक्सीडेशन करवाया जाए Na2Cr2O7 के साथ, तो फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है पैराबेंजोक्विनोन में। फिनॉल जनरली कलरलेस होता है, लेकिन फिनॉल के कलर्ड होने का रीजन भी क्या होता है? पैराबेंजोक्विनोन। फिनॉल अगर ज्यादा समय तक एयर के कांटेक्ट में रहे तो फिनॉल ऑटो ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, और किस में चेंज हो जाता है? पैराबेंजोक्विनोन, जिसकी वजह से क्या आता है? पिंक कलर। इस रिएक्शन का एक नाम भी है, बताओ कौन बताएगा? जोर डालो दिमाग में। अरे नोट्स खोल के देखो ना, है क्या नाम इसका कुछ? कुछ नाम होगा इसका। फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस में, फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस में जाओ, पक्का कोई ना कोई लिखवा रखा होगा। फिनॉल, ये क्या है? हैं? मिल गया? केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल में लिखा रखा है क्या है? एल्ब रिएक्शन। लिखवा रखा है इसका नाम? नहीं लिखा हुआ? भाई लिखा हुआ है उन्होंने। हाँ तो तुमने नहीं लिखा, तुम्हारी गलती है। तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है ना। आइए, अगला क्वेश्चन है। इसमें सी ऑप्शन दे रखा था कि फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाए और एक्वस केवेच या एनएवेच दिया हुआ होगा। एक्वस एनएवेच, बोलो कौन सी रिएक्शन है? RTR, राइमर टीमान रिएक्शन है। बहुत फेमस रिएक्शन है क्या? बताइए इसमें क्या बनता है, डायरेक्ट पता होना चाहिए। सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। क्यों? एक और भी है, फिनॉल की रिएक्शन CCl4 और एक्वस एनिवेज दिया होता तो क्या बनता? सैलिसिलिक एसिड। तो क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड। एक और रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन कराते थे, याद दिला रहा हूं, मैंने तो नोट्स में लिखवा रखे हैं। NaOH के साथ CO2 दे रखा होगा। इसमें भी क्या बनता था? सैलिसिलिक एसिड। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ESR का ही एग्जाम्पल है। जब मैं फिनॉल की ESR के एग्जाम्पल पूछता हूं तो आपको क्या क्या बताने के लिए बोलता हूं। ये तो बीच वाली तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऊपर दो तो ऊपर वाली और नीचे वाली तो सिलेबस में है। बताइए क्या क्या एग्जाम्पल हैं फिनॉल की ESR के? हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, राइमर टीमान रिएक्शन, कॉल्बे सिमिट रिएक्शन। राइमर टीमान और कॉल्बे सिमिट, ये भी किसके एग्जाम्पल हैं? ESR के ही एग्जाम्पल हैं। ये बेटा डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको। बताइए आंसर बोलो। इसमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा। आंसर मैच कर लीजिए बेटा। सेकंड ऑप्शन ACB, ये A से मैच कर रहा है, ये C से मैच कर रहा है, ACB सेकंड ऑप्शन। क्यों भाई? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट का क्वेश्चन, एक अल्काइल हैलाइड दे रखा है और उसकी रिएक्शन करानी है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करानी है? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो बेटा एल्काइल हैलाइड आपको दिया गया है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एल्काइल हैलाइड 5 तरीके की रिएक्शन देता है। SN1, SN2, E1, E2, E1CB।
अला इवन सीबी तो तब लगती है जब पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तभी इवन सीबी लगेगी। अरे बोलो, तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर F माइनस ओ एच माइनस NH2 माइनस एच ए पुअर लिविंग ग्रुप कहीं पे प्रेजेंट होते हैं तो इवन सीबी का काम है। फिलहाल तो ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं। इवन सीबी कब बोली है? जब F माइनस ओ एच माइनस NH2 माइनस एच ए पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। तो चार ऑप्शन है, SN1 SN2 E1 E2। बताइए टेम्परेचर दे रखा है क्या? नहीं। टेम्परेचर प्रेफर एलिमिनेशन, तो टेम्परेचर नहीं दिया हुआ तो मैं दो रिएक्शंस पे फोकस करूंगा, SN1 और SN2 पे। अरे बोलो, निगेटिव वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये क्या चाहेगा? SN2 चाहता है। अभी चाहने की बात चल रही है, होगा क्या वो नहीं पता। ये नेगेटिव वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड के साथ SN2 देना चाहता है। इसके चाहने से कुछ नहीं होगा, इससे भी पूछना होगा। ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और रिएक्टिविटी फॉर SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इसके अंदर हिंड्रेंस प्रेजेंट है। तो इसने कहा कि मैं SN2 देने को तैयार नहीं हूं। वो तो SN2 चाहता था, लेकिन ये 3 डिग्री होने की वजह से, इसमें हिंड्रेंस होने की वजह से इसने SN2 देने से मना कर दिया है। तो हमारे पास दो ही विंडो थी, SN1 SN2 में से हमने कौन सी ओपन की थी? SN2। और SN2 हमने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, लेकिन अल्काइल हैलाइड में क्राउडिंग होने की वजह से SN2 बैक पे चली गई, SN2 नहीं होगी। अरे बोलो, तो अब हम क्या करेंगे? निराश नहीं होंगे और SN2 का कॉम्पिटिटर E2 लॉन्च करेंगे। SN2 का कॉम्पिटिटर E2। सर टेम्परेचर नहीं दे रखा, जिद ना करें, ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। अगर SN2 फेल हो गई तो हो सकता है E2 डील करनी पड़े। अरे बोलो, कोशिश तो पहले SN2 की थी, टेम्परेचर नहीं दे रखा था इसलिए हम SN1 SN2 कराना चाहते थे। टेम्परेचर देता तो हम E1 E2 करवाना चाहते, बट टेम्परेचर नहीं दे रखा था तो पूरा फोकस SN1 SN2 पे था। SN2 की प्लानिंग भी की थी, लेकिन सबस्ट्रेट 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड था, उसमें क्राउडिंग थी, इस वजह से उसने SN2 देने से मना कर दिया। तो हमने SN2 का कॉम्पिटिटर E2 लॉन्च कर दिया है। फाइनली प्लानिंग किसकी हुई? E2 की। अरे बोलो, तो इसने SN2 देने से मना कर दिया। क्या ये E2 देने से मना करेगा? नहीं। ये बोला मैं स्टेबल एल्कीन बनाने में कैपेबल हूं, आप E2 करा लीजिए। बोला मेरे यहाँ E2 करने पे जो एल्कीन बनेगी उसमें कितने अल्फाइज आ रहे हैं? 6। तो स्टेबल एल्कीन बनाने में कैपेबल हूं, मैं E2 दे दूंगा। रिएक्टिविटी फॉर E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूली फॉर्म्ड एल्कीन। जो एल्काइल हैलाइड जितने स्टेबल एल्कीन प्रिपेयर करने में कैपेबल होगा, उसके E2 देने के उतने ज्यादा चांस। क्यों भाई? तो ये स्टेबल एल्कीन बना रहा है 6 अल्फा एच वाली, तो डेफिनेटली ये E2 दे देगा। स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। तो ऊपर वाली रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट है। अरे सही तो किया उसने, एल्कीन ही तो बनाई है E2 लगा के, बिल्कुल सही किया है, E2 ही लगेगी। रीजन देख लीजिए, एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है, एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा इन गिवन रिएक्शन बिकॉज एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल। आप इसको सिर्फ न्यूक्लियोफाइल ही माने ये जरूरी नहीं है, बट ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस का भी काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा देन वी कैन प्रेफर एलिमिनेशन टू फॉर्म एल्कीन। क्या बिल्कुल सही कह रहा है? वो सही कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की बजाय स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा और एलिमिनेशन करवाएगा। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है चीजों को। अरे बोलो, आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट, सही एक्सप्लेन कर रहा है वो। आए, और बल्कि बेस होता तो E2 करवाते समय कहां से एच हटाते हैं? लेस क्राउडेड साइड, पिछली क्लास में बताया था, बल्कि बेस एब्स्ट्रैक्ट H प्लस फ्रॉम लेस क्राउडेड साइड, ऐसा बताया था आपको। नॉर्मल बेस है तो वहां से एच हटाते हैं जहां से ज्यादा स्टेबल एल्कीन बने, और बल्कि बेस है तो वहां से एच हटाना पड़ेगा जहां पे क्राउडिंग कम होती है एल्कीन बनाने के लिए। चलो, ये हम पिछली क्लास में भी बता चुके हैं बेटा। आइए, अब हम लोग आर ईथर की रिएक्शन किसके साथ कराने जा रहे हैं? HI के साथ। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा? ईथर की HI के साथ जो रिएक्शन होती हैं वो HI या HBr के साथ वो
या तो SN1 होंगी या SN2, इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन होती है। ईथर की HiHBr के साथ जो रिएक्शन होती हैं उसमें या तो SN1 होती है या SN2। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, रिएक्टिविटी ऑफ HX विद ईथर। ईथर के साथ इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो होता है HiHBr HCl। एनसीईआरटी में दे भी रखा है कि ईथर के साथ कौन जल्दी रिएक्ट करता है, HCl HBr HI में से HI। HI ईथर के साथ जल्दी रिएक्ट क्यों होता है उसका रीजन भी हम आपको बता देंगे। आइए एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अच्छे से, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ईथर की रिएक्शन आप लोग करवाएंगे, बताइए एग्जाम्पल ही दे दीजिए, सीधा एग्जाम्पल भी लगा देता हूँ। बेंजीन OCH3 है ना, इसकी रिएक्शन HI के साथ कराएंगे। तो पहले क्या होगा बेटा, H प्लस आएगा और अब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे करके HI के H प्लस को खुद से कनेक्ट करेगा। HBr होगा तो वो भी H प्लस देगा, HCl होगा तो वो भी H प्लस देगा। कौन आसानी से H प्लस देगा, HI की HCl की HBr। HI इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन HBr एंड HCl। इसी वजह से HI की ईथर के साथ रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि HI जो है अच्छा एसिड है, इजीली H प्लस आयन दे देगा। अरे बोलो, और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देकर के इसके H प्लस को अटैच कर लेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं कि ईथर HI के साथ आसानी से इसलिए रिएक्शन कर लेता है क्योंकि HI जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो ईथर का इजीली प्रोटोनेशन करा देगा, तो क्या ये बात बिल्कुल सही होगी? बिल्कुल सही है। HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, अच्छा एसिड है, इजीली H प्लस आयन दे करके इसका क्या करा देगा, प्रोटोनेशन, अपना H प्लस उसके साथ अटैच करवा देगा। तो जब हम ईथर की HI के साथ रिएक्शन करेंगे, इट मे बी SN1 और मे बी SN2। ऐसे केस में पेशेंस से काम लेना होता है। पहले H प्लस को वहां अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद इसकी दोनों साइड को ऑब्जर्व करेंगे, लेफ्ट और राइट। एक भी साइड अगर डायरेक्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने में कैपेबल पाई गई तो SN1, अन्यथा SN2। एक भी साइड, दोनों में से किसी भी साइड में डायरेक्ट स्टेबल विदाउट रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट का लफड़ा नहीं है, क्योंकि I माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है आपका वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो रीअरेंज नहीं होने देगा। तो फैसला क्लियर है, अगर डायरेक्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर आएगा SN1, अन्यथा SN2। रीअरेंजमेंट का कोई चक्कर नहीं, क्यों? क्योंकि I नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 को प्रेफर कराते हैं, और SN2 में कोई रीअरेंजमेंट वगैरह का लफड़ा नहीं होता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ, कोई डायरेक्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना देगा तो मैं SN1 कराने को तैयार हूं, डायरेक्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनाएगा तो SN2। क्लियर? आइए दोनों साइड को ऑब्जर्व करने के बाद आंसर कॉल कर दीजिए। किसी भी साइड में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं। इधर ब्रेक करूंगा तो बेंजीन पे पॉजिटिव आएगा, जो कि अलाउड ही नहीं है। अरे बोलो, इधर से ब्रेक करूंगा तो इधर कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो वो भी स्टेबल नहीं बनेगा, तो प्लेन जो है वो SN2 का है। अरे बोलो, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा किसी भी साइड से, तो हम SN1 नहीं कराएंगे, SN2 करवा देंगे। SN2 रिएक्शन प्रोसीड इन सिंगल स्टेप। SN2 में ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा बेटा, CH3I। अगर मेरे पास मान लेते हैं कि HI एक्सेस अमाउंट में होता, तो क्या HI अगेन फिनॉल से रिएक्शन करता? नहीं। फिनॉल की कोर रिएक्शन तो ESR होती है। अरे बोलो, फिनॉल इसके साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। अरे बोलो, तो बताइए इस कंपाउंड की HI के साथ कितनी बार रिएक्शन हुई? एक बार। क्यों? दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी में ही, साइक्लोहेक्सेन रिंग दे रखी है OCH3, इसकी HI के साथ। बोलो बेटा क्या करेंगे आप? H प्लस को भेजेंगे, ऑक्सीजन लोन पेयर देके H प्लस को अटैच कर लेगा। अब समय कम है इसलिए मैं सारी बातें लिख नहीं सकता।
बोलिएगा। SN1 की SN2 किसी भी एक साइड से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए, इधर से कार्बोकेटाइन बनाऊंगा एक भी अल्फा एच नहीं आएगा, इधर कार्बोकेटाइन बनाऊंगा 4 अल्फा एच ही आएंगे, कोई बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। तो फिर मेरा SN1 कराने का कोई मूड नहीं है, SN2 लगा दूंगा। SN2 रिएक्शन प्रोसीड इन सिंगल स्टेप। I माइनस को एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कराइएगा, लिविंग ग्रुप को बाहर कर दीजिएगा। सर यहीं पे क्यों अटैक कराया, यहाँ क्यों नहीं करा दिया? भैया उस पे क्राउडिंग कम है, जब आप SN2 डील कर रहे हैं तो आप लेस क्राउडेड साइड पे जाएंगे। रिएक्टिविटी फॉर SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। तो अगर मेरे को दो साइडें हैं जहां SN2 हो सकती है, तो डेफिनेटली मैं वहां पे काम करना पसंद करूंगा जहां पे क्राउडिंग कम होगी। तो SN2 में ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा, साइक्लोहेक्सेनॉल बनेगा प्लस CH3I। अगर इस अल्कोहल की रिएक्शन अगेन HI के साथ कराऊं तो यस बिल्कुल होगी। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ जो हम करवाते हैं ये भी मे बी SN1 और SN2। जिस तरीके से ईथर की HX के साथ जो रिएक्शन होती है वो SN1 या SN2 होती है, सेम अल्कोहल की भी HX के साथ SN1 या SN2 करवा देंगे क्या आप? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देकर के H+ को अटैच कर लेगा। पुअर लिविंग से किस में चेंज कर देंगे उसको? गुड लिविंग में। अच्छा लिविंग ग्रुप है, तुरंत बाहर कर देंगे। न्यूक्लियोफाइल कौन है आपका? I- का अटैक करा देंगे। तो बताइए HI के साथ कितनी बार रिएक्शन हुई? 2 बार। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कितनी बार HI के साथ रिएक्शन कराएंगे आप? ऊपर वाले में 1 बार और नीचे वाले में 2 बार, टोटल 3। सेकंड ऑप्शन। बताइए कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने? चाहे ईथर हो चाहे अल्कोहल हो, दोनों की HX के साथ जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या है? मे बी SN1 और SN2। अच्छा डिफरेंट HX दे दिए जाएं कि कौन अल्कोहल से जल्दी रिएक्ट होगा या कौन ईथर के साथ जल्दी रिएक्ट होगा, उसका ऑर्डर भी सेम ही है, HI HBr HCl। क्यों? क्योंकि HI स्ट्रॉन्ग एसिड है और आसानी से H+ आयन दे देगा, और जितना जल्दी H+ आयन देगा हम यहाँ पे उतना जल्दी प्रोटोनेशन करा पाएंगे। अरे बोलो। तो पूछा जाए कि ईथर की रिएक्शन HI के साथ कराते हैं, HBr और HCl में HI मोस्ट रिएक्टिव होता है, इसका सही रीजन क्या बनेगा? तो सही रीजन बनेगा HI के स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से HI इजीली H+ आयन दे करके वहां पे प्रोटोनेशन डील करा देगा। क्लियर है क्या बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द माइनर प्रोडक्ट, identify the minor products formed in the given reaction and choose the correct option। जरा लाइन ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा है उसने? माइनर पूछा है, ये बात ध्यान रहे, है ना? हम क्या है जनरली मेजर पूछते हैं, इसने क्या पूछा है? माइनर पूछा है। बताइए OCH3 का कैसा इफेक्ट है? +M-I। +M की वजह से ये रिंग को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। रिंग एक्टिवेटेड, रिंग एक्टिवेटेड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल। तो सीधी सी बात है ESR करानी है। अरे बोलो, कमिंग इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा ये +M डिटरमाइन करेगा। +M वाले क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या होते हैं बेटा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। जनरली कहां पे जाता है इलेक्ट्रोफाइल? पैरा पे, क्योंकि पैरा पे क्राउडिंग कम होती है, वही मेजर होता है। लेकिन कुछ केसेज में ऑर्थो वाला भी मेजर हो जाता है अगर वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो। ठीक, आइए सॉल्व कर दीजिएगा। OCH3, इसकी रिएक्शन कराओगे CH3Cl और क्या दे रखा है बेटा? AlCl3। तो AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 Cl- को ले जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा CH3+।
ऑर्थो पे भी जा सकता है और पैरा पे भी, बट मुझे क्या बनाना है, माइनर, तो माइनर ऑर्थो वाला ही आएगा, माइनर ही पूछा है उसने। क्यों, फिर किससे करानी है बेटा, CH3COCl, AlCl3 आएगा, Cl माइनस को ले जाएगा और यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा CH3CO+। कमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी जा सकता है, पैरा पे भी, बट क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपको माइनर बताना है, तो हम ऑर्थो पे भेज देंगे। क्यों, आगे क्या कराना है, नाइट्रेशन, कंसंट्रेट H2SO4 और HNO3 दे रखा है, ये दोनों मिलकर के बेटा एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2+। क्यों, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो पे चलना है, माइनर, पैरा पे भी जा सकता है बट माइनर में ऑर्थो, मैच कर लीजिए। इसमें तो पैरा पे भेज रखा है, ये तो आंसर नहीं होगा। सेकंड आंसर है क्या, कोई दिक्कत भाई किसी को, हाँ? क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये तो केवल सॉल्वेंट का काम करेगा, CH2 का काम केवल सॉल्वेंट को होगा, इन दोनों को मिलवाने का ना, बंद करके चला जाएगा ना, बाकी तो ही रोल है ना, सॉल्वेंट का रोल प्ले करेगा वो। आइए, फेमस रिएक्शन पेपर में पहले भी आ चुका है, नोट्स में भी लिखा हुआ है, याद करो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन जिसको बोलते हैं, क्यूमीन से फिनॉल बनाने का एक मेथड होता था। अरे बोलो, ये वही रिएक्शन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन दे रखा है, क्यूमीन दे रखा है। मैं आपको याद दिलाता हूं, बेटा पढ़ना तो बच्चे को ही होता है, टीचर का काम केवल याद दिलाने का ही होता है। लेकिन वो तो क्या है कि जमाने में गलत फहमी हो गई है कि टीचर पढ़ेगा, हम याद दिलाएंगे, है ना। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराते थे, ऑक्सीजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट किसको प्रेफर करता था, होमोलाइटिकल क्लीवेज, याद दिला रहा हूं मैं, ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि पूरी मैकेनिज्म लिखूंगा। और होमोलाइटिकल क्लीवेज से क्या बनेंगे, रेडिकल, यहां पे भी रेडिकल बना देंगे, O2 में भी रेडिकल बना देंगे। उसके बाद क्या होता था बेटा, याद दिला रहा हूं, सी रेडिकल ओ रेडिकल से कनेक्ट हो जाएगा, एच रेडिकल भी ओ रेडिकल से, और ये बन जाता था COOH, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। लिखा हुआ है नोट्स के अंदर। अब इसका अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाए क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का, तो बेटा ये दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता था। ये वाला जो पार्ट है ये तो हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, एसीटोन के अंदर, ये वाला। इससे तो बना देंगे हम एसीटोन, और बेंजीन और OH इससे बना देंगे हम फिनॉल। ये तरीका सही नहीं है, डिटेल मैकेनिज्म के लिए क्लास में आना पड़ेगा, है ना, अच्छी खासी फीस देनी पड़ेगी ऑफलाइन में आके, हाँ ठीक है। डिटेल मैकेनिज्म के लिए क्या क्लास नोट्स में करा रखा है क्वेश्चन कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन की O2 के साथ करवाएंगे, पहले क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा जिसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, तो वो बेटा किस में चेंज हो जाता है, ये वाला सिगमेंट तो चेंज हो जाता है एसीटोन में, और ये वाला सिगमेंट जो वो चेंज हो जाता है फिनॉल में। इवन ये भी बता रखा है कि अगर इसकी I2+ NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा, ये भी बढ़ा रखा है। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता था बेटा, ये CH3 चेंज हो जाएगा CHI3 में, और बाकी के जो कार्बन है उतने कार्बन का सॉल्ट।
अगर यहाँ Cl2 प्लस NaOH होता तो ये चेंज हो जाता क्लोरोफॉर्म में, और बाकी के जितने कार्बन है उतने का क्या बना देते थे हम, सॉल्ट। अगर ये Br2 प्लस NaOH होता तो ये आ जाता CHBr3, बाकी जितने भी कार्बन है उतने का सॉल्ट। ये भी पढ़ा रखा है हमने। फिलहाल हमारा आंसर यहीं तक था, बी और सी तक। तो मेरा ये बी था और ये सी है। बोलो क्या है, ये ए। बी और सी मुझसे पूछा गया, बोलो। फिनॉल और एसीटोन, क्यों? क्वेश्चन आराम से समझ में आ रहा है। एल्कोहल के सामने एसिड है, टेम्परेचर है। हाँ, एसिड, एल्कोहल के सामने एसिड आ जाता है, टेम्परेचर दे रखा है, तो एसिड अपनी मोटी मोटी आंखें फाड़ फाड़ के एल्कोहल को डराता है, डिहाइड्रेशन कराऊंगा। और एल्कोहल का डिहाइड्रेशन मेनली इवन मैकेनिज्म से ही होता है। एल्कोहल के सामने H प्लस दे रखा हो, टेम्परेचर दे रखा हो, तो एल्कीन बनती है मेनली बाय यूजिंग E1 रिएक्शन, मेनली बाय यूजिंग E1 रिएक्शन। क्या कॉन्सेप्ट यही है? अरे बोलो। तो देखिएगा जरा, अल्कोहल आपको दे रखा है, ऐसा ही कुछ दे रखा है क्या? ऐसा कुछ है ना, H प्लस टेम्परेचर, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा और एसिड के H प्लस को अटैच कर लेगा। कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। OH पुअर लिविंग से किस में चेंज हो जाएगा? गुड लिविंग में। अब इसको हम बाहर कर देंगे। E1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकेटायन। और अगर रिएक्शन में बेटा लेस स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, तो ये मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं उसको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में चेंज करूंगा। अरे बोलो। 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। कार्बोकेटायन यहां आ गया। क्या ये कार्बोकेटायन हमने स्टेबल बना लिया है? यस। पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बनाया। इवन दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, फिर वो लेस स्टेबल है तो मोर स्टेबल में चेंज होता है। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, बेस आएगा और H प्लस को लेके जाएगा और एक एल्कीन बनेगी। सेकंड स्टेप होता है E1 का रिमूवल ऑफ H प्लस आयन। अब उस H को लेने का काम किसका है? बेस का। बताइए। सेकंड स्टेप में बेस आएगा और यहां से एक H को ले जाएगा। सर ये H कहां से आ गया यहाँ पे? अभी पैदा किया था बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तुमने देखा नहीं? बेस आएगा और इस H को ले जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दीजिएगा। E1 के सेकंड स्टेप में H प्लस आयन को रिमूव किया जाता है, और H को रिमूव करने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है? बेस की। क्यों? अरे बोलो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ तो एसिड दे रखा है, बेस कहां से आ गया? तो जिसने H प्लस दिया होगा उसके पास कुछ नेगेटिव पार्ट भी तो बचा होगा ना। H2SO4 ने H प्लस दे दिया मान लो, तो उसके पास क्या बचा हुआ है? HSO4 माइनस। तो वो HSO4 माइनस आ जाएगा और किसको लेके चला जाएगा? H प्लस को लेके चला जाएगा। क्लियर हुई क्या बात? ऑप्शन मैच करके बताओ। पक्का यही है? दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता। तो ये कार्यक्रम यही खत्म करते हैं।